हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप वेरियस जो एस्पेक्ट्स होते हैं एग्जाम्स के, चाहे वो फैक्ट्स हो, कॉन्सेप्ट्स हो, उनको किस तरीके से मेमोराइज कर सकते हैं, याद रख सकते हैं ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ताकि जब एग्जाम में उसे रिकॉल करने की बात आए वो आप इजीली कर पाएँ। तो हम इसमें कुछ टूल्स देखेंगे जो मैंने भी अपनी प्रिपरेशन के दौरान जो थे यूज़ किए, जिसकी वजह से मुझे एग्जाम्स को क्रैक करने में काफ़ी आसानी हुई, जो आप भी यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपके लिए वो कितने सूटेबल है। तो आपको वेरियस टूल्स बताए जाएंगे, तो आप पूरे प्रैक्टिकल लाइफ में कोशिश करिएगा फॉलो करने की, और जो आपको सूटेबल लगता है उसे कैरी ऑन करिएगा। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। तो हम स्टार्ट करते हैं मेमोरी से, क्योंकि अगर ऐसा कुछ एक स्लॉट होता हमारे ब्रेन में जहाँ पे हम एक पर्टिकुलर मेमोरी कार्ड को डाल सकते हैं, जिसके अंदर सारी पीडीएफ्स हैं, स्पेक्ट्रम की पीडीएफ है, एनसीईआरटीज है, लक्ष्मीकांत है, तो डेफिनेटली एग्जाम को क्रैक करना हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाता। बट बिकॉज दिस इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी फॉर अस, ये कंप्यूटर के लिए पॉसिबल होता है, हमारे लिए नहीं है, तो तभी हमें कुछ ऐसे टूल्स जो होते हैं यूज़ करने पड़ते हैं, ताकि जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो हमें लंबे पीरियड के लिए याद रहे, और एटलीस्ट जब तक एग्जाम होता है तब तक तो हमें याद रहे, बिकॉज हम जितनी भी चीज़ें पढ़ते हैं एटलीस्ट एग्जाम के लिए तो पढ़ते ही हैं। तो यहाँ पे हम वेरियस जो टूल्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम द साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, जो कि है फॉरगेटिंग कर्व। फॉरगेटिंग कर्व जो है वो दिए हरमन एबिंगोस, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस कर्व को दिया था, और इसमें वेरियस एक्सपेरिमेंटेशन के बाद ये पता लगाया गया था कि जितनी भी इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं उसको 1 घंटे के बाद 50% जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम लूज़ कर देते हैं। मतलब अगर हमने एक चैप्टर पढ़ा है, उसको 1 घंटे के बाद ही हम 100% जो हमें चीज़ें याद होनी चाहिए थी वो सिर्फ 50% रह जाती है। ठीक है, और ये जो डिक्लाइन है ये फर्दर इंक्रीज होता जाता है। नेक्स्ट डे आप काफ़ी ज़्यादा भूल जाते हैं, अराउंड 70% तक आप भूल चुके होते हैं, एंड देन एक प्लेटू आ जाता है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम जितनी भी चीज़ें पढ़ते हैं 70 से 80% चीज़ें वो भूल जाते हैं, अगर हम उसे रिवाइज नहीं करते हैं तो। तभी मैं बार बार आपको कहता हूँ रिविजन के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो रिविजन होती है वो 1 घंटे के यहाँ पे जो ब्रैकेट दिया है इसी की होती है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए, जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं उसके इमीडिएटली बाद उसको रिवाइज जरूर करिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा लक्ष्मीकांत का, या फिर आपने स्पेक्ट्रम का पढ़ा, इमीडिएटली चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसे विद इन 5 मिनट्स आप रिवाइज कर लीजिए। दैट शुड बी योर फर्स्ट रिवीजन, वो आपकी पहली रिवीजन होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये जो चीज़ें मैं आपको पूरा रेजीम बता रहा हूँ ये साइकोलॉजी के अंदर ही दी हुई है, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ही बता रहा हूँ, जिसमें ये चीज़ें एक्सपेरिमेंटेशन के बाद निकाली गई कि किसी भी इंफॉर्मेशन को आप पढ़ते हैं तो लंबे टाइम तक उसे कैसे आपको याद रखना है। तो सबसे पहले जो आपकी रिवीजन होनी चाहिए वो तो होनी चाहिए इमीडिएटली जैसे ही आपने चैप्टर कंप्लीट किया, तो कंप्लीशन पे आपकी पहली रिवीजन हो जाएगी। सेकंड रिवीजन जो होती है वो आपकी होनी चाहिए जब आप उस दिन सो रहे हैं, सोने से पहले जो आपका टाइम होता है हाफ एन आवर वो निकालिए और रिवाइज जरूर करिए। देखिए, रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आपको बुक को लेके बैठना है और वर्ड बाय वर्ड दोबारा वो चीज़ पढ़नी है। रिवीजन का मतलब होता है आप उसे विजुलाइज करने की कोशिश करिए, रिकॉल करने की कोशिश करिए, जितनी भी चीज़ें आप रिकॉल कर पाते हैं। और अगर एज अ हेल्प आपको बुक चाहिए तो बीच में आप देख सकते हैं उसे। तभी मैं ये कहता हूँ आपको कि चैप्टर पढ़ने में हो सकता है आपको 2 घंटे लग गए हों, लेकिन रिवीजन के अंदर आपका 5 मिनट में ही काम हो जाता है। सिमिलरली सोने से पहले आप 5 मिनट दे सकते हैं उस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए, तो दिस इज ऑन द वेरी सेम डे बिफोर स्लीप। देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो आपको करना क्या है, जो आपने एक दिन पहले चीज़ें पढ़ी हैं उसे रिवाइज करना है। मान लीजिए हम चैप्टर 1 लक्ष्मीकांत की ही बात करते हैं, जिसमें आपने पहली रिवीजन उसको चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद करी, सेकंड सोने से पहले करी, थर्ड रिवीजन जो होगी नेक्स्ट डे मॉर्निंग में होगी, जो आप 5 मिनट देके करेंगे। देन नेक्स्ट जो रिवीजन, फोर्थ रिवीजन हमारी होगी वो 1 वीक के बाद होगी। 1 सप्ताह के बाद आपको 5 मिनट दोबारा देने हैं उसको रिवाइज करने के लिए। देन 1 वीक के बाद फिफ्थ रिवीजन जो आपकी होगी 1 महीने के बाद होगी। एंड देन फाइनली सिक्स्थ रिवीजन जो आपकी होगी वो आपकी 6 मंथ्स के बाद होगी। अब आपको लग रहा होगा कि सर इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी रिवीजन करवा रहे हैं, पॉसिबल नहीं है, बट बिलीव मी, अगर आप 2 घंटे यहाँ पर दे रहे हैं, इन 2 घंटों के अंदर आपने जो चैप्टर 1 पढ़ा है उसमें से 80% आप वैसे ही लूज कर जाएंगे, भूल जाएंगे, अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं तो ये जो 2 घंटे आपने दिए, ये देने का मतलब ही क्या रहेगा, जब आप ज़्यादातर चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं उन 2 घंटों में वो लूज कर जाते हैं। एक तरीके से तो आपके 2 घंटे ही वेस्ट हो गए अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो। लेकिन आप देखिए, 5 मिनट आपने 10 मिनट तो सेम डे दे दिए, नेक्स्ट डे आपने 5 मिनट फिर दिए, अगले हफ्ते फिर 5 मिनट दिए, अगले महीने 5 मिनट दिए, 6 महीने के बाद, तो यहाँ पे 30 मिनट्स आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं। लेकिन इन 30 मिनट्स को देने के बाद जो 2 घंटे का आपका टाइम था, इसमें आपने 30 मिनट्स और ऐड करें। इन 2.5 घंटों की वजह से आपको 80 to 90% इन्फॉर्मेशन जो है वो याद रहेगी। देखिए, यहाँ पे सबसे ज़रूरी तो यही है कि आपको इन्फॉर्मेशन को रिटेन करना है, एग्जाम के अंदर आपको उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करना है। अगर आप रिवीजन करेंगे ही नहीं, अगर आप ये 30 मिनट नहीं देना चाह रहे हैं, तो इन 2 घंटों को देने का ही फायदा क्या हुआ
क्योंकि 80% इन्फॉर्मेशन तो आप वैसे ही भूल रहे हैं। तो जब आप कर ही रहे हैं किसी चीज़ को, तो क्यों ना अच्छी चीज़ से अच्छे तरीके से किया जाए। तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए। मैंने खुद भी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया था, अदरवाइज मैं भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को भूल जाता था। लेकिन जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है 5 मिनट में रिवीजन करिए, उस दिन सोने से पहले रिवीजन करिए, अगले दिन मॉर्निंग में उठते ही रिवीजन करिए, फिर 1 वीक के बाद, 1 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, इन्फॉर्मेशन विल बी योर्स फॉर ऑल टाइम्स टू कम। आने वाले जितने भी टाइम है, जितने भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे होंगे, वो इन्फॉर्मेशन हमेशा के लिए आपकी हो जाएगी। तो इन्फॉर्मेशन को अगर आपको अपनी बनाना है हमेशा के लिए, एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो ये जो रजीम है इसको ज़रूर फॉलो करिए। ये मैंने खुद निजात नहीं करी है, मैंने खुद क्रिएट नहीं करी है। ये जो चीज़ है साइकोलॉजी में दी गई है, आप चाहें तो इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। बट अगर आप ये रजीम फॉलो करते हैं तो चीज़ें आपको लंबे टाइम तक याद रहेंगी। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं, नेक्स्ट भी साइकोलॉजी की एक टेक्निक है जो हम लोग यूज़ भी करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि साइकोलॉजी के अंदर भी ये चीज़ें मेंशन करी गई थी। अगर मैं आपको ये पेयर ऑफ शूज़ दिखा रहा हूँ, तो आपको इसमें से कौन से शूज़ जो है वो सबसे अलग दिख रहा है, तो डेफिनेटली ये जो थर्ड पेयर है ये आपको सबसे अलग दिख रहा होगा, और ये आपको लंबे टाइम तक याद भी रहेगा। तो ये वॉन रेस्टॉफ इफेक्ट कहते हैं इसे, जो हम हाईलाइटर यूज़ करते हैं या अंडरलाइन यूज़ करते हैं। दिस इज़ नथिंग बट वॉन रेस्टॉफ इफेक्ट। तो वॉन रेस्टॉफ इफेक्ट में यही होता है कि आप चीज़ों को अलग कर देते हैं ताकि वो आपको लंबे टाइम तक याद रहें। तो इसमें होगा क्या, देखिए 2 तरीके होते हैं हाईलाइट करने के। एक तरीका तो है ये, सेकंड वन इज़ दिस। मैं आपको ये कहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हाईलाइट इतना ज़्यादा कर देते हैं कि वो हाईलाइट करने का कोई मतलब नहीं रहता है। वो बिल्कुल मत करिएगा। ऐसा यूजुअली तब होता है जब हम किसी भी बुक को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं और हमें हर चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है उसके अंदर। तो कोशिश करिए फर्स्ट टाइम जब आप बुक को रीड कर रहे हैं तो उसे हाईलाइट मत करिए। जब सेकंड टाइम रीड कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम तो बिल्कुल ही हाईलाइट मत करिएगा, सेकंड टाइम में रीड करने के टाइम उसे सिर्फ अंडरलाइन करिएगा पेन से, और थर्ड टाइम में उसे हाईलाइट कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, थर्ड रीडिंग में जब आप हाईलाइट कर रहे हैं तो कम से कम हाईलाइट करेंगे, और आपको करना भी यही है, सिर्फ जो कीवर्ड्स होते हैं ना उनको ही हाईलाइट करिए। अदरवाइज क्या होगा, जब पूरी बुक ही हाईलाइट कर लेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मोर ओवर आपके ब्रेन को पता होना चाहिए कि आप कम से कम चीज़ हाईलाइट करें, इसी वजह से उसे ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन करना है। जब आपके ब्रेन को ये चीज़ पता चल जाती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें, तो वो भी लेज़ी हो जाता है और ये सोचता है कि जब आप हाईलाइट कर ही रहे हैं तो मैं नेक्स्ट टाइम इसे पढ़ लूँगा। तो अपने ब्रेन को ये सिग्नल बिल्कुल मत दीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें। लिमिटेड कीवर्ड्स को ही हाईलाइट करिए ताकि जब आप रिवाइज कर रहे हो वो आपके लिए काफ़ी ईजी हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, पूरे पेज के ऊपर सिर्फ ये पर्टिकुलर 3-4 लाइनों को ही हाईलाइट किया है, और यहाँ पे पूरी बुक को ही हाईलाइट किया हुआ है। तो जब आपको एग्जाम से पहले रिवीजन करनी है तो कौन सी बुक इसमें आपको ज़्यादा हेल्प करेगी, डेफिनेटली द सेकंड वन। तो आपको हाईलाइट करते हुए इस चीज़ का ध्यान जरूर देना है। तो दिस वाज द वॉन रेस्टॉफ इफेक्ट, जो साइकोलॉजी में भी बताया गया, और ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, हाईलाइट इस तरीके से करिएगा। देन हम चलते हैं निमोनिक सिस्टम। देखिए निमोनिक काफ़ी टाइप के होते हैं, जैसे कि एक्रोनिम्स भी इसके अंदर यूज़ करे जाते हैं, चंकिंग भी इसके अंदर यूज़ करी जाती है। तो यहाँ पे आप कोशिश करिए निमोनिक सिस्टम को यूज़ करने की। हम लोग कई बार कमेंट सेक्शन में भी इसको यूज़ करते हैं, और काफ़ी सारे हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, खासतौर पे एक हमारे सब्सक्राइबर है मिस्टर संजीव, वो अपने नए नए तरीके के जो इसमें निमोनिक्स होते हैं इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। और काफ़ी दूसरे भी सब्सक्राइबर्स हैं जो किसी ना किसी तरीके से निमोनिक्स को इंट्रोड्यूस करते हैं कॉमेंट सेक्शन के अंदर। तो कॉमेंट सेक्शन आप पढ़ सकते हैं, जो वीडियोज़ हैं उनके निमोनिक्स को जानने के लिए। अदरवाइज आप खुद भी बना सकते हैं। ये अच्छा एक मेमोरी एड होता है चीज़ों को याद रखने का। अदरवाइज चीज़ें इतनी ज़्यादा होती हैं कि आपको हेल्प नहीं मिल पाती है कि आप इतनी सारी चीज़ों को कैसे याद करके जाए। खासतौर पे जब प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसके अंदर निमोनिक्स काफ़ी आपकी हेल्प करते हैं। मेंस में उतना ज़्यादा हेल्प नहीं मिलती बिकॉज वो सब्जेक्टिव टाइप होता है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपको वेरियस जो टाइम पीरियड्स हैं उनको याद रखना है, तो यहाँ पे पहले आपको पता है पैलियोसीन आता है, फिर एकोसीन आता है, फिर ओलिगोसीन है, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लेस्टोसीन, देन होलोसीन। तो इसके लिए आप एक ये लाइन याद रख सकते हैं, पुट एग्स ऑन माई प्लेट प्लीज़ हनी। इसके अलावा आपने रॉय जी बीफ भी पढ़ा होगा, ये आपके जो रेनबो के वेरियस कलर्स हैं उसको बताता है। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है कुछ चीज़ों को याद रखने की। तो निमोनिक सिस्टम अगर आप बनाना सीख जाते हैं, देखिए इसको हर जगह यूज़ नहीं किया जा सकता, लेकिन जहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को एक टेक्निक से याद रखना होता है तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हम अपने वीडियोस में भी जब वेरियस कंट्रीज़, G7 में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती है, G20 में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस करते हैं तो कई बार खुद ही निमोनिक बना देते हैं। तो यहाँ पे आप अपने निमोनिक्स क्रिएट कर सकते हैं चीज़ों को लंबे टाइम तक याद रखने के लिए। तो निमोनिक सिस्टम जो है ये भी एक मेमोरी एड है जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को याद रखने में आपकी हेल्प कर सकता है। इसके बाद एक स्ट्रैटेजी जो मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ करी थी अपनी एग्जाम प्रिपरेशन में, और थैंक्स टू दिस स्ट्रैटेजी की
मुझे अच्छे मार्क्स मिल पाए वो थी फ्लैश कार्ड टेक्निक। फ्लैश कार्ड्स मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ करे थे, मैं अपने आईपैड के ऊपर फ्लैश कार्ड्स बनाता था और उसी को ही रिवाइज करता था। तो यहाँ पे आप चाहें तो हार्ड कॉपी में भी बना सकते हैं या फिर कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी बना सकते हैं। मैंने अपने प्रीलिम्स की हो या मेंस की हो, इवन इंटरव्यूज़ के भी तीनों के अलग अलग फ्लैश कार्ड्स बना रखे थे और उसी में टाइम टू टाइम रिवाइज करता था। मेरी जो एप्लीकेशन थी फ्लैश कार्ड की, उसमें ये बेनिफिट भी मुझे था कि वो मुझे बता देता था, एक तरीके से नोटिफिकेशन दे देता था कि अब 7 दिन हो गए हैं, दिस इज द टाइम कि आप अपनी फ्लैश कार्ड्स को रिवाइज करो। तो जो मेरी वो टेक्निक मैंने आपको बताई थी स्पेस्ड रिपीटिशन की, कि आपको 7 दिन के बाद रिवाइज करना है, फिर 1 महीने के बाद रिवाइज करना है, 6 महीने के बाद रिवाइज करना है, तो वो मुझे याद नहीं रखना पड़ता था। मेरी जो एप्लीकेशन थी वो खुद ही बता देती थी कि ये चीज़ आपने 1 हफ्ते पहले पढ़ी थी, अब आपको इसको रिवाइज करना है। तो फ्लैश कार्ड्स को आप यूज़ करिए, चाहे हार्ड कॉपी में करिए, चाहे मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन में यूज़ करिए। सॉफ्ट कॉपी दैट इज सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन का फायदा ये भी होता है कि आप चाहे अपने लैपटॉप पे बैठे हैं वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, आईपैड के साथ या टैबलेट के साथ यूज़ कर सकते हैं। इवन अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन के अंदर, मेट्रो के अंदर, तो मोबाइल निकाल के भी उन फ्लैश कार्ड्स को आप रिवाइज कर सकते हैं। ये काफ़ी उसका फ़ायदा रहता है। तो आप फ्लैश कार्ड्स को ज़रूर ट्राई करिएगा, हो सकता है ये आपकी भी उतनी हेल्प करे जितनी इसने मेरी करी थी। The next strategy है study with emotions. Now this particular strategy is derived from the model by Craig and Lockhart. Craig and Lockhart जो है ये दो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक मॉडल दिया था, जिसको मॉडल को ऊपर दिया है, जिसमें कहा गया कि 3 लेवल की प्रोसेसिंग होती है जब भी हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल रहे होते हैं, मतलब ऐसी मेमोरी जहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमेशा के लिए अवेलेबल रहेगी। तो 3 लेवल की प्रोसेसिंग होती है। या तो हम उसके लुक्स को देखकर शैलो लेवल प्रोसेसिंग कर सकते हैं, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हम जल्दी भूल जाते हैं, या फिर फोनेटिक तो साउंड्स को सुनकर शॉर्ट टर्म मेमोरी के थ्रू से लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल सकते हैं, यहाँ भी इन्फॉर्मेशन लंबे टाइम तक नहीं रहती है, या फिर उसको समझकर मतलब डीप लेवल प्रोसेसिंग करके उसको अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल सकते हैं और तब इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा स्टिक करती है। तो जब भी आप किसी इन्फॉर्मेशन को पढ़ रहे हैं तो अपने जितने भी सेंसेस है, अपनी सारी सेंसेस को, चाहे वो आपकी साउंड की सेंस हो, आपको सुनने की जो आपकी सेंस है, देखने की सेंस है, सूंघने की जो सेंस है, जितनी ज़्यादा सेंसेस, टच की जो आपकी सेंस है, जितनी सेंसेस हो वो इन्वॉल्व करिए, तब आपको चीज़ें आसानी से समझ आएंगी और लंबे टाइम तक आपके साथ रहेंगी। स्टडी विद इमोशंस का मतलब यही होता है, ये भी इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर दिया गया था कि जितनी भी चीज़ें आपके कहीं ना कहीं इमोशन से रिलेट करती हैं वो आपको लंबे टाइम तक याद रहती हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे किसी भी सोशल इशू पे जो आपके दिल के बहुत करीब है उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए कहूँ, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप डाउरी को काफ़ी काउंटर करते हैं कि डाउरी जो है एक बुराई है और इसको नहीं होना चाहिए, तो इसके ऊपर अगर मैं आपको एक ऐसे लिखने के लिए कहूँ तो आप बहुत अच्छा ऐसे इस पर लिख सकते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि इसके ऊपर खड़े होकर आपको स्पीच देनी है तो आप दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर इशू है ये आपको बहुत ही पसंद है, आपको बहुत ही आपके दिल के करीब है, आपके इमोशंस जो है कहीं ना कहीं इसके साथ जुड़े हैं। तो जहाँ पर आप अपने इमोशंस इन्वॉल्व कर लेते हैं किसी भी टॉपिक के साथ, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते याद रखने के लिए, वो चीज़ वैसे ही आपको हमेशा याद हो जाती है। तो इसी वजह से कोशिश करिए कि कहीं ना कहीं अपनी सारी सेंसेस को और अपने इमोशंस को इन्वॉल्व करने की कोशिश करिए। सिर्फ मतलब सरसरी तौर पे चीज़ों को मत पढ़िए, शैलो लेवल पे मत पढ़िए, किसी पढ़ने के लिए आप पढ़ रहे हैं, या फिर इस तरीके से सिर्फ आप सुन रहे हैं और वो चीज़ आपके दिमाग में जा रही है, कुछ नहीं जा रही है, उस तरीके से मत पढ़िए। उसे समझने की कोशिश करिए, सारी सेंसेस को इन्वॉल्व करिए और क्वेश्चन ज़रूर करिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये सब चीज़ें अगर आप पूछेंगे तो चीज़ें लंबे टाइम तक आपके जहन में दर्ज हो जाएंगी। तो आप ये जो क्राइक एंड लोकार्ट का मॉडल था इसको भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप चीज़ों को लंबे टाइम तक याद रखना चाहते हैं। तो ये भी एक मेमोरी टूल हो सकता है आपके लिए अच्छे से चीज़ों को याद रखने के लिए। आज के लास्ट टूल पे चलते हैं जो कि माइंड मैप है। बहुत सारे लोग इसे यूज़ करते हैं, मैंने भी अपने सोशियोलॉजी की प्रिपरेशन के लिए इसको यूज़ किया था। तो माइंड मैप अप्रोच में ये होता है कि बीच में आप एक मेन टॉपिक लिखते हैं, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन भी है जो इसमें हेल्प करती हैं। तो आप देख लीजिएगा, 1-2 माइंड मैप बना के देखिएगा कि क्या ये आपको हेल्प कर रहे हैं। अगर हेल्प करते हैं तो इसे बना के आप वेरियस टॉपिक्स के ऊपर आप इसको कैरी ऑन करिएगा। अगर माइंड मैप, क्योंकि माइंड मैप हर किसी को नहीं सूटेबल रहते हैं, तो अगर आपको माइंड मैप नहीं समझ में आते हैं या फिर आपको नहीं ऐसा लग रहा है कि आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर रहे हैं तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। बट बनाने का तरीका यही है कि जो मेन टॉपिक होता है वो सेंटर में आता है, देन उसकी वेरियस ब्रांचेस जो हैं, वेरियस सब टॉपिक्स आते हैं और सब टॉपिक्स की जो वेरियस पॉइंट्स होते हैं वो वेरियस ब्रांचेस में जाते हैं। तो ये इसका एक तरीका होता है करने का। तो आप माइंड मैप अप्रोच को भी इस्तेमाल कर सकते हैं सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके, और इसको भी ट्राई करके देख सकते हैं कि क्या ये इन्फॉर्मेशन को लंबे टाइम तक रिटेन करने में आपकी हेल्प कर रहा है। अब देखेंगे हमने दोबारा से कौन कौन सी टेक्निक्स यहाँ पे पढ़ी हैं। तो सबसे पहले तो हमने देखा था जो हमारे हरमन एबिंगहॉस साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने फॉरगेटिंग कर्व के बारे में बात करी थी। तो आपको रिवीजन कैसे करनी है, पहले आपको इमीडिएटली चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद उसमें रिवाइज करना है, देन सोने से पहले रिवाइज करना है, देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठते ही रिवाइज करना है, फिर 1 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद, 6 महीने के बाद रिवाइज करना है। इससे जो इन्फॉर्मेशन क्या होता है, 80% तक इन्फॉर्मेशन आपकी लॉस्ट हो जाती है।
अब इससे क्या होगा, अगर आप ये रिवीजन रेजिम को फॉलो करते हैं 80% से 85% आप रिटेन कर पाएंगे। 10 से 15% ही आपका सिर्फ लॉस होगा, जो कि एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ह्यूमन मेमोरी जो है वो परफेक्ट नहीं होती है, कंप्यूटर की तरह कुछ ना कुछ लॉस इसमें रहता ही है। देन आपको बताया था कि हाईलाइट कैसे करेंगे। बोन रेस्ट ऑफ इफेक्ट है, साइकोलॉजी के अंदर दिया गया है। इसको आपको कैसे फॉलो करना है, आपको सारी बुक को हाईलाइट नहीं करना है। फर्स्ट टाइम रीडिंग में मत हाईलाइट करिए, सेकंड टाइम में अंडरलाइन करिए, थर्ड टाइम में आप हाईलाइट करिए, ताकि सिर्फ कीवर्ड्स को ही आप हाईलाइट करें। इसके बाद हमने देखा था निमोनिक्स को यूज़ करिए चीज़ों को याद रखने के लिए। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था, तो निमोनिक्स को आप कमेंट सेक्शन में पढ़ सकते हैं कि वेरियस जो स्टूडेंट्स हैं हमारे जो यूट्यूब चैनल के ऊपर वेरियस निमोनिक्स जो है देते रहते हैं, तो उनके निमोनिक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं और अपने खुद भी बना सकते हैं। देन फ्लैश कट जो टेक्निक है, जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। आप फ्लैश कट के अंदर कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, ताकि पूरा का पूरा टॉपिक आप मिनिमम टाइम में रिकॉल कर पाएँ। देन क्राइक लोकार्ड का जो मॉडल था उसको कर सकते हैं, इमोशंस को इन्वॉल्व करके पढ़िए। जितनी ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व करके पढ़ेंगे, लंबे टाइम तक इन्फॉर्मेशन आपको याद रहेगी। देन माइंड मैप अप्रोच भी एक होती है, जो काफ़ी स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, उसको भी मैंने आपको बताया यूज़ कर सकते हैं। वेरियस एप्लीकेशन इसके ऊपर भी अवेलेबल है। सो दीज वर द टेक्निक्स जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप खुद भी कोई टेक्निक यूज़ करते हैं जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं करी है, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। हो सकता है उससे बाकी के एस्पिरेंट्स को हेल्प मिले। अगर कोई भी डाउट इसका है आपका कि इन टेक्निक को कैसे यूज़ करना है, तो टेलीग्राम पे मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशंस आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के भी मिलते रहें। थैंक यू वंस अगेन, गुड बाय।